डीवी लाइव रेडियो, आपकी आवाज। खबरें आज की। नमस्कार, मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। मीडिया में सुरक्षा अभियानों की कवरेज के लिए सरकार ने जारी की एडवाइजरी। कहा, डिफेंस ऑपरेशंस और सुरक्षा बलों के मूवमेंट की कवरेज से परहेज करें। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने आतंकी हमलों की बताई वजह। अपना परम धर्म मानते नहीं है, तब तक इस प्रकार की घटनाएं देश को परेशान करते रहेंगे। विपक्ष ने साधा निशाना। गुजरात पुलिस ने सैकड़ों बांग्लादेशी नागरिकों को लिया हिरासत में। डिटेन किया है, उनकी पूछपरछ क्राइम ब्रांच में जाके की जाएगी और जैसे वो एस्टेब्लिश हो जाएगा कि ये लोग बांग्लादेशी हैं, गैर कायदेसर घुसे हैं और यहाँ का आईडी बना है, तो फिर हम वो डिपोर्टेशन का भी प्रोसेस करेंगे। ईरान के सबसे बड़े बंदरगाह पर हुए कई जोरदार धमाके, सैकड़ों लोग घायल। खेल की खबरों के अलावा सुनेंगे जानी मानी साहित्यकार मैत्रेयी पुष्पा से खास बातचीत। मेरी समझ नहीं आता दंगा किस लिए उठ जाता है। हमने तो वहाँ अच्छा सा माहौल देखा था। जब बात करते हैं ना धर्म की, देखा है किसने धर्म क्या होता है। लेकिन पहले हेडलाइंस। हेडलाइंस के साथ मैं हूं अतुल सिन्हा। पहलगाम हमले के बाद सरकार ने जारी की एडवाइजरी। मीडिया को सुरक्षा बलों की गतिविधियों का लाइव प्रसारण न करने के निर्देश। रेलवे ने भी गैर कश्मीरी कर्मचारियों को अकेले बाहर न निकलने का जारी किया फरमान। जम्मू कश्मीर में एक्शन में आई भारतीय सेना, 6 आतंकवादियों के घर ब्लास्ट से गिराए। कई इलाकों में सर्च ऑपरेशन जारी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा, पहलगाम हमले की निष्पक्ष जांच में करेंगे पूरा सहयोग। हर बार पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश को नहीं करेंगे बर्दाश्त। बिलावल भुट्टो ने भी दिया भारत के खिलाफ भड़काऊ बयान। गुजरात में 1000 से ज्यादा बांग्लादेशी हिरासत में, हरियाणा में 460 पाकिस्तानियों को निकालने का आदेश। अटारी बॉर्डर से भेजे जा रहे हैं वापस। 5 साल बाद फिर शुरू होगी कैलाश मानसरोवर की यात्रा। चीन ने दी इजाजत। उत्तराखंड और सिक्किम के रास्ते 15 जत्थों में 750 श्रद्धालु जाएंगे। 30 जून से 25 अगस्त तक होगी यात्रा। और ईरान के बंदर अब्बास शहर में भीषण विस्फोट के बाद लगी आग, 600 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर। एक कंटेनर यार्ड में रखे सामानों से हुआ धमाका। डीवी लाइव रेडियो पर आप सुन रहे हैं खबरें आज की। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान में राजनयिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। पिछले दिनों केंद्र सरकार की ओर से बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में सभी राजनीतिक दलों ने सरकार को हमले की जवाबी कार्रवाई में अपना समर्थन देने की बात कही है। अब जवाबी कार्रवाई का इंतजार हो रहा है। इस बीच विपक्ष ने सरकार के सामने सुरक्षा में चूक का मामला भी उठाया है। वहीं भारत सरकार ने मीडिया हाउसेज को एडवाइजरी जारी करते हुए कहा है कि डिफेंस ऑपरेशन और फोर्स के मूवमेंट की कवरेज न करें। एक रिपोर्ट के साथ हैं आराधना। पहलगाम हमले के बाद पहले भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ सिंधु जल संधि को निलंबित करने समेत 5 बड़े फैसले किए और अब मीडिया में सूत्रों के हवाले से खबरें आ रही थी कि जम्मू कश्मीर में हमले के संदिग्धों के घर गिराए जा रहे हैं और सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। लेकिन भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने एक एडवाइजरी जारी करते हुए कहा है कि मीडिया हाउसेज सूत्रों के हवाले से ऐसी खबरें न चलाएं। जो खबरें आधिकारिक तौर पर दी जाएं, उन्हीं को चलाएं। इस बीच द रेजिस्टेंस फ्रंट नाम के संगठन ने 3 दिन बाद पहलगाम हमले की ली गई जिम्मेदारी से इनकार कर दिया है। फ्रंट ने हमले के बाद ये जिम्मेदारी ली थी। वहीं देश भर में पहलगाम हमले को लेकर लोगों में गुस्सा बढ़ता जा रहा है और जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। विपक्षी दलों का कहना है कि वो किसी भी कार्रवाई की स्थिति में सरकार के साथ है, लेकिन बीजेपी नेताओं की तरफ से आपत्तिजनक राजनीतिक बयान आ रहे हैं। इन्हीं आरोपों के बीच केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का ये बयान भी आया, जिसे लेकर वो विपक्ष के निशाने पर हैं। जब तक 140 करोड़ भारतवासी देशभक्ति और राष्ट्रवाद को अपना परम धर्म मानते नहीं है, तब तक इस प्रकार की घटनाएं देश को परेशान करते रहेंगे। पीयूष गोयल के बयान पर कांग्रेस पार्टी ने सख्त आपत्ति जताई है। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि हम वैचारिक रूप से एक दूसरे के खिलाफ हो सकते हैं, लेकिन देश हित के मामलों में एकजुट रहना चाहिए। We can disagree on policies. In fact, I'm sure that every single one of us
will disagree. राहुल गांधी कह रहे थे कि हम नीतियों पर असहमत हो सकते हैं, लेकिन हम इस बात पर सहमत हो सकते हैं कि हम ऐसे मुद्दों पर किस नजरिए से विचार करते हैं। बीजेपी आरएसएस का नजरिया नफरत, डर और गुस्से से भरा हुआ है, जबकि हमारा नजरिया प्यार, स्नेह और लोगों की इच्छाओं पर आधारित होना चाहिए। इस बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा है कि पहलगाम में हुए हमले की निष्पक्ष जांच में सहयोग को तैयार हैं। डीबी लाइव रेडियो के लिए मैं आराधना। और इधर गुजरात में शनिवार सुबह पुलिस ने अहमदाबाद और सूरत में सैकड़ों बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में ले लिया, जो कथित तौर पर अवैध रूप से रह रहे थे। पुलिस का कहना है कि ये लोग अवैध रूप से भारत में घुसने के बाद गुजरात में रह रहे थे। पुलिस ने यह कार्रवाई अहमदाबाद के चंदोला, सूरत के कुछ इलाकों और महिसागर जिले में की है। गुजरात पुलिस की इस कार्रवाई के बाद हिरासत में लिए गए लोगों के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे। वीडियो में दोनों ओर कतार में महिलाएं और पुरुष दिख रहे हैं, जबकि पुलिसकर्मी काफिले के बीच चलते हुए दिख रहे हैं। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच के संयुक्त पुलिस आयुक्त शरद सिंघल ने इस कार्रवाई के बारे में मीडिया को बताया। एचएम साहब, डीजीपी सर, सीपी सर की सूचना थी कि जो अहमदाबाद में काफी बड़ी संख्या में घुसनखोरों को पकड़ा जाए। उसी के आधार पे अप्रैल 2024 से अब तक 2 एफआईआर क्राइम ब्रांच ने की थी। उसमें 127 बांग्लादेशी जो गैर कायदे से रह रहे थे उनको पकड़ा गया था। उसमें से 77 जितने को डिपोर्ट किया गया, बाकियों का ऑर्डर आना भी बाकी है। मंगलवार को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 28 लोगों के मारे जाने के बाद सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ कई कदम उठाए थे। इनमें पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा रद्द किए जाने और उन्हें तुरंत वापस भेजने की कार्रवाई भी शामिल है। इसके साथ ही सरकार ने देश में रह रहे अवैध प्रवासियों के खिलाफ भी कार्रवाई के निर्देश दिए थे। डीबी लाइव रेडियो पर आप सुनते हैं देश दुनिया की ताजा तरीन खबरें और खबरों के बीच की खबरें यानी विश्लेषण भी। खबरों और विश्लेषण के अलावा यहाँ होती है साहित्य, कला, संस्कृति और विज्ञान से लेकर आर्थिक और खेल जगत की भी चर्चा। डीबी लाइव रेडियो पर आप सुन रहे हैं खबरें आज की। ईरान के बांदर अब्बास शहर के शाहिद राजाई बंदरगाह पर हुए एक विस्फोट में 600 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। ईरान की सरकारी मीडिया ने बताया है कि दक्षिणी ईरान के शाहिद राजाई पोर्ट पर बहुत बड़ा विस्फोट हुआ है। शाहिद राजाई ईरान का सबसे बड़ा कॉमर्शियल पोर्ट है। पोर्ट के अधिकारियों का कहना है कि कई कंटेनरों में विस्फोट हुआ और उसके बाद भयानक आग लग गई। हालांकि आग लगने के कारणों का अब तक पता नहीं चल पाया है। सरकारी टेलीविजन पर आ रही तस्वीरों में घटनास्थल से धुएं का गुबार उठता दिख रहा है। और उधर रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा बयान दिया है। ट्रंप का कहना है कि रूस और यूक्रेन समझौता करने के बेहद करीब हैं। ट्रंप ने यह दावा ऐसे समय में किया है जब कुछ घंटे पहले ही अमेरिका के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच मॉस्को में बैठक हुई थी। हालांकि एक दिन पहले ही यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा था कि रूस जब तक बिना शर्त युद्ध विराम पर राजी नहीं होता तब तक किसी समझौते की उम्मीद नहीं है। आप सुन रहे हैं डीबी लाइव रेडियो, आपकी आवाज। और अब एक नजर डालते हैं आज के साप्ताहिक कार्यक्रम पर। इस हफ्ते कैसी रही शेयर मार्केट की हलचल, बता रही हैं आंचल। शेयर मार्केट के लिए शुरुआत में यह हफ्ता काफी ठीक रहा, लेकिन आखिरी दिनों में कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमलों की वजह से एक बार फिर गिरावट का सामना करना पड़ा। सोमवार को सेंसेक्स करीब 855 अंकों की बढ़त के साथ 79,408 पर बंद हुआ, तो वहीं निफ्टी ने भी 274 अंकों की छलांग लगाई और 24,125 पर बंद हुआ। बेहतर तिमाही नतीजों, विदेशी निवेशकों की नए शेयरों में दिलचस्पी और डॉलर की कमजोरी के चलते निवेशकों में उत्साह का माहौल था। बैंकों और उपभोक्ता कंपनियों के शेयरों में जबरदस्त तेजी देखी गई। इसके अलावा मौसम विभाग की सामान्य से बेहतर मानसून की भविष्यवाणी ने भी बाजार को मजबूती दी। कृषि आधारित कंपनियों के शेयरों में तेजी देखने को मिली, लेकिन सप्ताह के आखिरी दिन यानी शुक्रवार को माहौल अचानक बदल गया। कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद जिस तरह भू राजनीतिक तनाव की स्थिति बन गई, उसका सीधा असर बाजार पर पड़ा। सेंसेक्स 683 अंकों की गिरावट के साथ 79,118 पर आ गया, जबकि निफ्टी 207 अंक फिसलकर 24,039 पर बंद हुआ। इस हफ्ते फाइनेंशियल, आईटी और ऑटो सेक्टर के शेयरों का प्रदर्शन मिला जुला रहा, जबकि बैंकिंग सेक्टर ने बेहतर प्रदर्शन किया। विदेशी निवेशकों ने सप्ताह की शुरुआत में तो निवेश बढ़ाया, लेकिन शुक्रवार को सतर्क रुख अपना लिया। कुल मिलाकर ये सप्ताह बाजार के लिहाज से 2 हिस्सों में बटा दिखा। एक तरफ सकारात्मक आर्थिक संकेत देखने को मिले, तो दूसरी तरफ भू राजनीतिक चिंताओं की छाया भी दिखी। डीबी लाइव रेडियो के लिए मैं आंचल। आप सुन रहे हैं डीबी लाइव रेडियो, आपकी आवाज।
और अब वक्त हो चला है खेल की खबरों का। खेल की खबरों के साथ हैं यश त्रिवेदी। आईपीएल 2025 का 43वां मुकाबला बेहद रोमांचक रहा, जहां सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ सनराइजर्स ने न केवल चेन्नई के घरेलू मैदान पर पहली बार जीत हासिल की, बल्कि प्लेऑफ की अपनी उम्मीदों को भी जिंदा रखा। वहीं 5 बार की चैंपियन सीएसके के लिए ये सीजन अब खत्म सा हो गया है, क्योंकि 9 मैचों में 7वीं हार के बाद उनके लिए प्लेऑफ का रास्ता लगभग बंद हो चुका है। चेन्नई ने इस सीजन की शुरुआत जीत के साथ की थी, लेकिन जल्द ही उनकी लय बिगड़ गई। वहीं दूसरी ओर सनराइजर्स ने इस जीत के साथ 6 अंक हासिल किए और अपनी तीसरी जीत दर्ज की। हालांकि उसके लिए भी प्लेऑफ का रास्ता बेहद कठिन दिखाई दे रहा है, लेकिन इस जीत ने उनकी उम्मीदों को बल जरूर दिया है। आईपीएल 2025 में 38 मैचों के बाद प्लेऑफ का सिनेरियो बेहद रोमांचक हो गया है। गुजरात टाइटंस, दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 12-12 अंकों के साथ टॉप 3 में हैं। मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स 10-10 अंकों के साथ चौथे और 5वें स्थान पर काबिज हैं। लखनऊ सुपर जायंट्स भी 10 अंकों के साथ रेस में है, लेकिन खराब रन रेट के कारण टीम पिछड़ रही है। इन 6 टीमों के बीच प्लेऑफ के लिए कड़ा मुकाबला चल रहा है। वहीं दूसरी ओर सीएसके और राजस्थान रॉयल्स के लिए प्लेऑफ की राह पूरी तरह बंद हो चुकी है। दोनों टीमें 9-9 मैच खेल चुकी हैं और उनके पास अब सिर्फ 5 मैच बाकी हैं। अगर ये टीमें अपने बचे हुए सभी मैच जीत भी ले, तब भी वो अधिकतम 14 अंक तक ही पहुंच पाएंगी, जो प्लेऑफ के लिए जरूरी 16 अंकों से कम है। ऐसे में ये साफ है कि सीएसके और राजस्थान इस सीजन के प्लेऑफ की रेस से बाहर हो चुके हैं। अब आईपीएल 2025 अपने निर्णायक मोड़ पर है। सनराइजर्स हैदराबाद की इस जीत ने टूर्नामेंट को और रोमांचक बना दिया है। अब सभी की निगाहें टॉप 6 टीमों पर टिकी हैं, जो प्लेऑफ के लिए आखिरी जंग लड़ रही हैं। क्या सनराइजर्स अपनी लय बरकरार रख पाएगी या कोई और टीम बाजी मार ले जाएगी, ये तो देखना होगा। यश त्रिवेदी, डीबी लाइव रेडियो। खेल की खबरें सुना रहे थे यश त्रिवेदी। पहलगाम में हुए आतंकी हमले और हिंदू मुस्लिम के बीच विभाजन की खतरनाक कोशिशों से साहित्य जगत आहत है। जानी मानी लेखिका मैत्रेयी पुष्पा का कहना है कि अपने देश में कभी ऐसा माहौल नहीं रहा। सत्ता के लिए इस हद तक जाना और आम लोगों को धर्म के आधार पर अलग थलग कर देना सही नहीं है। हमारे साथी अतुल सिन्हा के साथ बातचीत में मैत्रेयी पुष्पा ने अपने दिल का ये दर्द साझा किया। सुनते हैं उनकी ये पूरी बातचीत। मैत्रेयी जी, ये जो पहलगाम में इंसिडेंट हुआ, उसको लेकर के जिस तरह से हिंदू मुस्लिम में डिवीज़न साफ साफ तौर पर अभी दिखाई पड़ रहा है, उसको आप किस नज़रिए से देख रही हैं? जैसे हिंदू मुसलमान कर रहे हैं ये कि तुम हिंदू हम मुसलमान, सब। मैं गई हुई हूँ कश्मीर, लेकिन जब हम गए थे तो हमने तो कुछ ऐसा देखा नहीं कि वहाँ ये है। और जबकि हमारा जो मेडिकल इंस्टीट्यूट से लोग गए थे तो सारा खाना दे गए चढ़ा के मुस्लिम में बनाते थे। हाँ, और वो शायद चीज़ें तब की बातें वो किसी को भूली नहीं होंगी। अब और हिंदू थे मुस्लिम थे दोनों थे। अब क्या ऐसा हुआ है, क्या ज़मीनें जागीरें बट रही हैं जिस पर इतनी जंग हो जाती है, इतनी लड़ाई हो जाती है, इतनी दुश्मनी, इतनी हत्याएं क्यों हो रही हैं? मतलब मैं सोचती हूँ, समझने की कोशिश करती हूँ कि ये है क्या। और जैसे मैं गांव की बात करूं तो वहाँ ज़मीन पे फौजदारी हो जाती है, लड़ाई हो जाती है बस। तो कुछ ऐसा भी नहीं है, लेकिन खाली एक हिंदू नाम एक मुस्लिम नाम लेके और ये आपसी वो छुड़ा हुआ है, बेवना से होता है और कैसे हो जाता है समझ नहीं आती है। क्योंकि वहाँ के सारा जो ज़्यादातर लोग हैं वो मुस्लिम ही हैं, चाहे वो शॉल बुने या जब हम गए थे तो उन्होंने हमें शॉल भेंट की थी, वो हमारे क्या लगते थे, कुछ नहीं। हाँ, लेकिन प्रेम से की थी। और अब मैं तो वहाँ अब सुनती हूँ, अब तो ये सुन रही हूँ कि बड़ी मारकाट हो रही है, लड़ाई हो रही है, जाने किस बात पे हो रही है। मुझे कोई ये समझा दे कि इस बात पे हो रही है, खाली हिंदू मुस्लिम पे हो रही है कि तुम हिंदू हम मुस्लिम। नहीं, कश्मीर का जो सवाल है ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड सवाल है और आज से नहीं लंबे समय से है और सियासत का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा भी रहा है, चाहे वो भारत के सियासत का हो या पाकिस्तान के सियासत का हो। लेकिन वो एक अलग सवाल है। अपने देश में जिस तरह से बरसों से हम सब मिल कर के रहते आए हैं और लेकिन पिछले 10-15 सालों में जो हालत बनी है उसमें दोनों ही जो कम्युनिटी के लोग हैं इतने कट्टर कैसे हो गए? कुछ तो ये राजनीतिक जो हस्तक्षेप है वो भी करते हैं
और हमें लगता है कि रोकने की कोशिश कर रहे हैं या ये ऐसा है नहीं, क्योंकि ये मेरी समझ नहीं आता दंगा किस लिए उठ जाता है। ज़मीनें बट रही हैं या क्या बट रहा है वहाँ पे जो ये दंगे हो जाते हैं। हमने तो वहाँ अच्छा सा माहौल देखा था। तो अब ये कहो कि आदमी के मन में जब वैमनस्य भरा हुआ है तो वो कहीं ना कहीं तो फूटेगा ही। तो वो है, मुझे तो यही लगता है और कुछ नहीं है। हम हिंदू तुम मुस्लिम, ये बंटवारा जो है ना, ये धर्म का बंटवारा है, कास्ट का बंटवारा है, काय का बंटवारा है, समझ नहीं आता। और धर्म में क्या बंटता है, जब बात करते हैं ना धर्म की, धार्मिक उसकी क्या कैसे देखा है किसने धर्म क्या होता है? महसूस भी नहीं किया, नहीं तो ऐसा क्यों सोचते। नहीं, इतने बड़े हमले के बाद जो पॉलिटिकल जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है या फिर जो हमारी सरकार है जिस तरह के एक्शन ले रही है या फिर सारे पाकिस्तानियों को तत्काल वापस जाने की बात कही जा रही है, वो कहाँ तक सही है? देखिए, ये सही गलत तो जो भी है सो है, लेकिन दुश्मनी पैदा करना है आपस में, हिंदू मुसलमानों में दुश्मनी कौन पैदा करता है? वो ऐसे तो नहीं कि दोनों खड़े हैं तो दोनों लड़ पड़े, ऐसा तो कुछ नहीं होता। लेकिन कहीं से ये सब चीज़ें जहाँ से भी आ रही हैं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, तो वो जो है वो काम करता है हिंदू मुस्लिम में कि ये हमारा, ये तुम्हारा, और इस पर तुम कब्जा करना चाहते हो, हैं, हम नहीं कब्जा करने। अब कौन कब्जा कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, लेकिन ये एक उठता है, ये सवाल उठता है और इस पर ही लड़ाई होती है, बहुत होती है। मैं अलीगढ़ से हूँ, अलीगढ़ में तो मुस्लिमों की बहुत जनसंख्या है, हिंदुओं से ज़्यादा है अलीगढ़ शहर में जी, लेकिन वहाँ भी हो जाते हैं दंगे। और क्यों हो जाते हैं? आपस में मित्रता से रहते रहते कैसे लड़ने लगते हैं? काहे पे? धर्म, एक धर्म की बंटवारा, तो मुस्लिम हम हिंदू, ये मस्जिद ये मंदिर, इस पे उठता है, मैंने जो देखा है। अब ये तो चीज़ें ऐसी हैं जिनका कोई क्या इलाज है इनका। आप धर्म का क्या इलाज करेंगे? हिंदू है तो हिंदू है। लेकिन ऐसे में सरकार की भूमिका क्या होती है? अब सरकार की भूमिका तो सुरक्षा ही होती है, और तो कुछ नहीं होता। अगर वो नहीं दे रहे सुरक्षा दोनों तरफ को सुरक्षा माने खाली सुरक्षा नहीं होती, न्याय भी होता है? तो न्याय नहीं दे रहे, दोनों पक्षों को नहीं देख रहे, तो ये उनकी गलती है। या वो उपाय नहीं कर पा रहे और आपस में लड़ने दे रहे हैं, खून खराबा हो रहा है, तो ये तो फिर उनकी गलती है। वो या तो इग्नोर कर रहे हैं या असमर्थ हो रहे हैं, दोनों ही चीज़ें हो सकती है। तो ये है। धन्यवाद आपको बहुत बहुत। ये थी जानी मानी साहित्यकार मैत्रेयी पुष्पा और उनसे बात कर रहे थे अतुल सिन्हा। इस कार्यक्रम को अब यहीं समाप्त करते हैं। बने रहिए डीबी लाइव रेडियो के साथ। हर रोज सुनिए दिन भर की खबरों और विश्लेषण का हमारा ये प्रोग्राम खबरें आज की। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।